नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार भराना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वामी न्यूज़ अजमेर। क्या है दिन की खास खबर, क्या है खबरों में खास, आइए आपको बताते हैं इस टी टाइम बुलेटिन में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर और पुष्कर में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही एक गांव एक तिरंगा संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव में ध्वजारोहण किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर और पुष्कर में ध्वजारोहण किया गया। पुष्कर के आसपास की कच्ची बस्तियों और ढाणियों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं एबीवीपी अजमेर द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक गांव एक तिरंगा संकल्प अभियान के तहत ध्वजारोहण किया गया। साथ ही आमजन से संकल्प में शामिल होने के लिए अपील भी की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पुष्कर इकाई व पुष्कर में आज पड़ोस व कच्ची ढाणियाँ में हर्ष उल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक गांव एक तिरंगा का अभियान लेकर निकला है, जिसके तहत विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर ध्वजारोहण अधिक से अधिक संख्या में करवा रहे हैं। जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता में विद्यार्थियों का जो रोल रहा है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी परिषद इस अभियान को सफल बना रहा है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक ध्वजारोहण अपने मोहल्ले, गलियों, गाँवों, शहरों आदि में करें एवं इसे सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सावन के आखिरी सोमवार के दिन भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव के मंदिर में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। सावन के महीने में लगातार भगवान शिव की आराधना पूजा के तहत श्री पाबूजी महाराज मंदिर, माली मोहल्ला, कुंदनगर में भक्तों ने कावड़ यात्रा निकालकर मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और साथ ही सहस्त्र धारा का भी आयोजन किया गया। कावड़ यात्रा में भक्तों ने झूमते गाते भगवान शिव की आराधना की। भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर तारागढ़ किले पर तिरंगा फहराया। गढ़ बीटली पर भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल करते हुए अजमेर के सबसे उत्तम स्थान पर तिरंगा फहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। रविवार को तारागढ़ किले पर तिरंगा फहराया गया। झंडारोहण के दौरान तारागढ़ निवासियों के साथ साथ तारागढ़ घूमने आए देशी विदेशी पर्यटक भी स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण कार्यक्रम में खिंचे चले आए। 15 अगस्त के दिन भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में एक बड़े बुर्ज 16 में से एक बड़े बुर्ज पे पहुंचे हैं। यहाँ से नीचे आना सागर की झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनेकों पर्यटक स्थल यहाँ से दिखते हैं और पूरा शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखता है। दुर्ग पे ये पश्चिम दिशा में एक बावड़ी है, इसमें इसका पानी बढ़ता है, इसमें पानी बढ़ता है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर अजमेर पहुंचे। श्रीनिवासन ने पुष्कर में सरोवर की पूजा अर्चना की। उसके बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर श्रीनिवासन के साथ रिजू झुंझुनवाला भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन अपने 2 दिन राजस्थान के दौरे पर अजमेर पहुंचे। श्रीनिवासन किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। श्रीनिवासन ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इसके बाद निवासन सूफी संत हजरत गरीब नवाज की दरगाह में पहुंचे। उनके साथ अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला भी मौजूद रहे। यासिर चिश्ती ने श्रीनिवासन को दरगाह जियारत कराई। निवासन ने दरगाह शरीफ में मन्नत के धागे बांधे और देश में अमन चैन शांति की दुआ की। सब एक कांग्रेस पार्टी में आज हमने दर्शन भी किया, सब लोग साथ में हैं। ऐसा कोई गुट गिट नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा मिलने के इसमें उत्साहित से ये सारी चीज़ होते हैं, आपको भी पता है। सर, प्रदेश कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कोविड में कोई काम किया है, राजस्थान में हो, देश में हो, यूथ कांग्रेस ने किया है। सारे बीजेपी घर पे 2-2, 3-3 मास्क पहन के घर पे बैठे थे
नेता हो उनका कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ता अपना सुरक्षा छोड़ के जनता को सेवा करने का अशोक गहलोत जी सरकार ने सारे लोगों को इस तरीके के कई दूसरा आप स्टेट एक स्टेट दिखाइए या इतने अच्छे काम हुए हैं। मीन्स सारे कार्यकर्ता भी अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा करने में लगे थे। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है, हमेशा गरीब मजदूर सभी और सभी समाज के साथ खड़े होगा, वो कांग्रेस पार्टी है। और इच्छा भी था सब, ये कांग्रेस का पार्टी का परंपरा है लोगों को सेवा करना, मदद करना, ऐसा कोई ये नहीं है। जब इन लोग को वैक्सीनेशन से वो लोग थोड़ी कोरोना से मरे, लोग मरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के वजह से। इस तरीके के सरकार को तैयारी रखने का था, वो सारे छोड़ के ये लोग ने प्रचार प्रसार में पड़े थे। तो ये सारे आप लोग भी दिखाया, दुनिया जानता है, इससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी जो विजनरी पार्टी है, हमेशा जो तीसरी में 2 में भी हम लोग तैयारी थे, सरकार बैठे थे, केंद्र सरकार बैठा था, फिर राज्य सरकार, जब भी अब पूरा देश में कांग्रेस ने कार्यकर्ता ने सड़क पे थे। वेव 3 को भी ऑलरेडी हम लोग ने क्या लोगों को सेवा करना, मदद करना, सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम बंद करके लोगों को सेवा। आज इतने दूर आया, ऐतिहासिक मंदिर है, हाँ, आज आके दर्शन लेके बहुत मैं भी धन्य हुआ हूँ। इस देश में आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। किस तरीके के जो सरकार ने पिछले 7.5 साल से इन लोग ने जो बड़े बड़े वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाए। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन का भाव तो आपको पता है, हर चीज़ में महंगाई है, पेट्रोल डीजल और सुई से लेके हर चीज़ में महंगाई है। जो साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, अभी तक नौकरी नहीं मिले किसी को भी। जो नौकरी देने के जगह नौकरी छीनने का काम, जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से तमाम नौकरी छीनने का काम, 15 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया। ये सरकार ने इस देश का युवा का विश्वासघात किया, सरकार ने इस देश का किसान का विश्वासघात किया, सरकार ने इस देश का महिला का विश्वासघात किया, सभी वर्ग सभी समाज का विश्वासघात करने का काम ये सरकार। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बोलता है वो करता है। सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। आने वाले दिन में इस देश का युवा को किस तरीके किस दिशा पे लेके जाना, जो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से नौकरी पैदा करना, गवर्नमेंट से कैसे करना, नया नया इन्वेस्ट आ रहा है, किस तरीके का इन लोगों को ट्रेनिंग दिलाना, इस तरीके का जब भी कांग्रेस सरकार आएगा वो सोच रहेगा। बट अभी इस समय में देख सकते हैं आपने, तमाम ऐसे इन लोग का कानून की वजह से एक तरफ किसान परेशान है, एक तरफ महिला परेशान है रसोई में, मीन्स किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। ये हर इसमें इन लोग ने महंगाई करके रखा है। तो अभी इस समय में देश में जो गरीब लोग हुआ है, और गरीब मजदूर जो जॉब लॉस हुआ है, उसके सबके खाते में 6-6 हज़ार डालने का था, उसके बारे में इनका एक भी शब्द नहीं निकला। आज लाल किले से हम ये सुनना चाहता था, किसान के लिए काला कानून वापस लेगा, युवा के लिए नौकरी मिल जाएगा, और जो महंगाई को जो कम करने का बात करेगा, इस तरीके का बात था। ऐसे एक भी बात नहीं हुआ है। और राजस्थान में तो बहुत अच्छा काफ़ी काम किया सरकार ने। जो केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट के वजह से बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे बीच में छोड़ के चले गए। कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पहचान लोग है, आज नहीं है हम लोग के बीच में। ये एकदम सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई कोरोना वजह से नहीं मरा है। सही समय पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाता था, कोई मरते नहीं थे। इस एकदम केंद्र सरकार ने इसमें इंजेक्शन दिलाने में हो, ऑक्सीजन दिलाने में हो, हर चीज़ में इन लोग ने विश्व गुरु बनने के चक्कर पे सारे एक्सपोर्ट कर दिया। किसी को नहीं, आम लोगों को मिला नहीं है। अभी वैक्सीनेशन जो वेव 3 आने वाला है, सबको वैक्सीनेशन कराना। आप जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चिकित्सा कर्मियों और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और रोगियों को सेवा देने वाले चिकित्सकों का सम्मान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा कर्मी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रघु शर्मा ने राजस्थान में वैक्सीनेशन के बारे में कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन दूसरे डोज के लिए ज्यादा वैक्सीन की भी आवश्यकता है। जिन लोगों को अपने उत्कृष्ट कामों के लिए कल राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तर पर सम्मानित होना था, सरकार ने निश्चय किया कि उनके विभाग के ही लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। उनको हम 17 लोग जो हमारे चिकित्सा विभाग के थे, जिनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था, उनको हमने पुरस्कृत किया उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए। उसके अलावा यहाँ पर संक्रमण रोग का जो वार्ड है करीब 100 बेड का, उसका शिलान्यास किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका भी लोकार्पण हुआ है और स्किल सेंटर जो 1.4 करोड़ से बना है उसका, और सैमसंग ने जो अपने सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड़ में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा, खेलने के मैदान होंगे। बहुत शानदार भवन का निर्माण, उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 56 साल पहले ये भवन बना था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन हम फेज मैनर में, जैसे 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल ब्लॉक बन रहा है और उसमें 5 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर के शामिल करके करीब 50 करोड़ की लागत से वो ट्रॉमा सेंटर्स बन गया इस अस्पताल में। क्योंकि राज्य के दूसरे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध अस्पतालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बेड सब जगह हैं, सिर्फ हमारे ही यहाँ 1438 बेड थे। अब ये जितनी भी नई शुरुआत हम लोगों ने की है उसके बाद यहाँ की बेड क्षमता 1050 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 बेड हो जाएंगे। इस अस्पताल की कैपेसिटी भी अन्य अस्पतालों के तुलना में बराबर हो जाएगी। बाकी सुपर स्पेशलिटी की 19 पद मैंने यहाँ स्वीकृत किए हैं और अभी मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कैथ लैब लगी है और कैथ लैब भी बहुत अत्याधुनिक लगी है। अब हार्ट सर्जरी कैसे शुरू की जाए उस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है। जल्दी ही हमारी सरकार की कोशिश होगी कि यहाँ हृदय की भी सर्जरी करने की व्यवस्था शुरू हो। यहाँ पर बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की विंग शुरू की है और अजमेर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट की बात है, करीब 2500 पीक में जब सेकेंड वेव आई थी तो पीक के दौरान यहाँ 2500 सिलेंडर्स पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमने जो जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं या लिक्विड स्टोरेज का एक यूनिट लगाया है 20 KL का, दोनों सब की कैपेसिटी करीब 3500 सिलेंडर पर डे हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता भी करीब 5000 टेस्ट की हो गई है और हमारे जिला प्रशासन ने शानदार काम किया कोविड प्रबंधन में। और वैक्सीनेशन में भी अजमेर ज़िले ने पूरे राजस्थान में सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। स्टेट का एवरेज करीब 55% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएँ पहले डोज के रूप में और सेकेंड डोज करीब 16%, और यहाँ अजमेर ज़िले में 65% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। आगे भी गति जारी रहेगी। जिस ढंग से वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, कोल्ड चेन पॉइंट बने हैं और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन में भी अग्रणी है, कोविड प्रबंधन में भी अग्रणी था। हमारे यहाँ के जो इंतज़ामात थे उनको देख के पड़ोसी राज्य के लोग
वो भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले निःशुल्क दवा योजना दी, निःशुल्क जांच योजना दी। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा, उसकी सुविधा दी है। तो राजस्थान पायनियर स्टेट बन रहा है और अजमेर भी राजस्थान में पायनियर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। देखिए, सेकेंड वेव में हमने जो कटु अनुभव हमने सहे, ऑक्सीजन की किल्लत फेस की, हमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास उपलब्ध कम थी, तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्थान में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम कर पाएँ, चाहे हमारे एयर सेपरेशन यूनिट हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, या लिक्विड स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, सबसे मिला के 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थर्ड वेव से पहले पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जितने भी राजस्थान में बच्चों के अस्पताल हैं, उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे एसएनसीयू हो, इनके 550 बेड का लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है। बाकी भी काम वहाँ चल रहा है। आईसीयू बेड में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की लगी है और ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में हमने चिन्हित किए हैं। उनको भी हम 4-5 बेड आईसीयू हर सीएससी के अंदर डेवलप करेंगे। लेकिन उम्मीद तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, जब चिकित्सा मंत्री यहाँ के हैं। अभी जैसे माहेश्वरी जी ने कहा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हमने यहाँ मंच पे ही वैभव गलरेज जी और मैंने बात कर ली, कलेक्टर साहब से बात की, कैसे इंतजाम होगा और उसकी व्यवस्था हम आगे बढ़ाने की तरफ आगे लग गई। तो हेल्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। वैसे एक यूनिवर्सिटी RUHS है हमारे पास, तो अब कितनी आवश्यकता है इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। चीज़ें मैंने नोट की है यहाँ पे, वो टीबी हॉस्पिटल का किया, जनाना अस्पताल का विस्तार करने की बात की है, और एक ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जनाना हॉस्पिटल और ये टीबी हॉस्पिटल, ये तीनों जो बातें आई वो मैंने पहले ही नोट कर रखी। तो फेज मैनर में यहाँ का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। मैंने देखा है, आज सारा अवलोकन किया है, जो भी बच्चियों के लिए छात्रावास। राष्ट्रीय कवि संगम राम काव्य पाठ प्रतियोगिता लगातार जारी है। इसी क्रम में आज छोटे बच्चों द्वारा भगवान श्री राम और भक्त केवट पर काव्य रचना पाठ किया गया। बिंदु से रेखा बनाने चला हूँ, मैं सागर से नदियां मिलाने चला हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो। मैं गीतों की गंगा बहाने चला हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चला हूँ। मैं आज इन बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। नरेंद्र भैया बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं प्रत्यूष पाराशर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दे। प्रत्यूष पाराशर। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री राम के जीवन को लेकर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि पृथ्वी के द्वारा लिखी गई हैं। राम कैसे बने श्री राम? क्या बात है, क्या बात। त्याग कर महलों का सुख वनवास को जाना पड़ा। राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। चाहते तो राम ना जाते कभी, एक ही पल में बना लेते। सत्युग की अवतार के धर्मों को अपनाना पड़ा। राम को श्री राम बनना ऐसे निभाना पड़ा। पिता के वचन का रखा मान जो, के वचन को रखा मान जो। आज तुम कहते हैं बेटा हो तो जैसे राम हो। बालक का इंटरनेट गड़बड़ हो गया। मैं दूसरे प्रतिभागी अयांश शर्मा को आमंत्रित करता हूं। अयांश, आवाज चालू कर दे। अयांश तक, उनके बाद पवित्र जैन तैयार रहे और उनके बाद मान्यता भार्गव तैयार रहे। अयांश शर्मा। हाँ हाँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अयांश शर्मा है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय पुष्कर रोड अजमेर है। और मैं आज एक कविता सुना रहा हूँ। उस कविता में उसके कवि का नाम नंदलाल जी है। वो बोर्ड इंजीनियर है।
मैं अभी कविता सुना रहा हूँ। पुरुषोत्तम मर्यादाधारी, पूजे युग युग से नर नारी, वही तो है मेरे श्री राम, वही तो है मेरे भगवान। दुख दुख पूछे हर द्वारे, नाथ अहिल्या वो तारे, शबरी कुटिया अमृत पान, थी मुख पर पावन मुस्कान, दिव्य भाल है दिव्य ललाम, वही तो है मेरे श्री राम, वही तो है मेरे भगवान। धारण किए धनुष और बाण, सागर का तोड़ा अभिमान, रामेश्वर की पूजा करके, सेतु बना नव ऊर्जा भर के, पत्थर पत्थर पर जो नाम, वही तो है मेरे श्री राम, वही तो है मेरे भगवान। सुख दुख मंगल राज्य चलाया, अवध में घर घर दीप जलाया, जनहित ही आदर्श रहा, सीता का भी त्याग सहा, अनुपम लौक श्री संतान, वही तो है मेरे श्री राम, वही तो है मेरे भगवान। पुरुषोत्तम मर्यादाधारी, पूजे युग युग से नर नारी, वही तो है मेरे श्री राम, वही तो है मेरे भगवान। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे को लेकर दरगाह दीवान ने अपना बयान जारी किया है। दरगाह दीवान का कहना है कि पाकिस्तान तालिबानियों को हथियार व फंड उपलब्ध करा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे को लेकर दरगाह दीवान ने अपना बयान दिया। दरगाह दीवान ने कहा कि पाकिस्तान तालिबानियों को हथियार और फंड उपलब्ध करा रहा है। साथ ही यह घटना विश्व के लिए भी चिंताजनक है और खास तौर पर भारत के लिए भी चिंताजनक है। भारत को चाहिए कि अपनी सेना भेजकर देश के लोगों को वहां से सुरक्षित निकाले। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, दुबई वगैरह में जाकर के, जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आ रही है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है कि इसने अपनी फ़ौजें इतनी जल्दी वहाँ से क्यों हटाईं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो तालिबान ने इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर जिस तरह से एंट्री ली, कब्ज़ा किया, जायज़ किया, नाजायज़ किया, लेकिन ये वहाँ जब एंटर हुए हैं तो विथ आर्म्स हुए हैं, हथियारों के साथ में वहाँ पर एंट्री की क्या ज़रूरत थी? जब वो वहाँ का सदर जो था वो खुद माइग्रेट कर गया, छोड़ के चला गया, उसके बावजूद आप वहाँ पर ये चीज़ आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम क्या हैं और किस तरह से एंट्री ले रहे हैं? तो डर अगर जो नेबरिंग कंट्री हैं, उन नेबरिंग कंट्री के अंदर एक डर बैठाने के लिए आपने आर्म्स के साथ में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री ली। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट वहाँ पर मिल जाता तो क्या आप प्रेसिडेंट को छोड़ देते? ये तो तालिबान की हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री देखो आप उठा करके तालिबान की, आज से 20 साल पहले से। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा, भारतवासियों को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि वहाँ भारत ने जिस से डेवलपमेंट किया, जहाँ तरक्की की, जहाँ उनकी असेंबली में पार्लियामेंट बना के दी, आज वो किस हाल में रहेगी? इस तालिबान के आने के बाद क्या नज़रिया उसने पेश किया वर्ल्ड की कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे कुछ, ये फैला है पाकिस्तान की वजह से फैला है। फाइनेंस पाकिस्तान ने किया, आर्म्स पाकिस्तान ने फिट किए। जो वहाँ तालिबान पकड़े गए हैं उनके आर्म्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान। इससे ये साबित होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये अमन कायम रहना देना नहीं चाहते। इसलिए ये ज़रूरी है भारत के लिए कि चाहे भारत को वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की परमिशन से, यूनाइटेड नेशन के नोटिस में ला करके अपनी फ़ौजें वहाँ भेजनी पड़े तो वहाँ फ़ौजें भेजे। न सिर्फ वो भारतवासियों को वहाँ से साथ खैरियत के वापस हिंदुस्तान लेकर के आएँ, बल्कि जो बेकसूर
बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ास तौर से लेडीज़, औरतें जो वहाँ फंस गई हैं, उनकी वो मदद करें, ताकि एक हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एग्जाम्पल पेश कर सकें कि हम देखो क्या हैं और ये नेबरिंग कंट्री क्या है। देखिए, ऑल इंडिया सूफी एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन के हैसियत से मैं यही कहना चाहूँगा कि हालात पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक है। हालात अफ़गानिस्तान में ख़राब ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए ख़ास तौर से जो उसके अतराफ़ के मुल्क हैं उनके लिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जैसे कि कल विजुअल्स आए हैं, वीडियो फ़ोटोज़ आए हैं कि तालिबानियों ने जब वहाँ के प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकर कब्ज़ा करा तो वो हथियार लेके बैठे हैं वहाँ पर। क्योंकि अमूमन प्रेसिडेंट ऑफिस में उनके आसपास में इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके हाथ में पेन और डायरी फाइलें होती हैं, लेकिन इनके हाथ में हथियार थे। तो ये फ़ोटो देख करके उन्होंने अपनी जो आगे की मंशा है तालिबानियों ने वो जाहिर कर दी है। भारत के लिए बहुत चिंताजनक हालात है। मैं हमारी हुकूमत से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जितने हिंदुस्तानी भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले साथ खरीद के साथ वापस लाएँ। उसके अलावा अगर हो सके तो वहाँ की हुकूमत वहाँ पर हम ले जा करके उनकी मदद करें, क्योंकि वहाँ हुकूमत तो रही नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वीडियो देखें कि पब्लिक एयरपोर्ट पे आ चुकी है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ पर हम हो सके तो UN के ज़रिए या डायरेक्ट इंटरव्यूइंग करके कि वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ जो मदद हर संभव हो सके करें। क्योंकि तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा होना उन जितने टेररिस्ट ग्रुप आतंकवादी ग्रुप हैं एशिया के अंदर उनको शय देना है। और हमारे इंडिया पहले ही इन आतंकवादी गतिविधियों से बहुत परेशान रहा है और इनसे जद्दोजहद करता रहा है। और ऐसे लोग अगर मजबूत होंगे तो हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा होगा और इस हिंदुस्तान के अमन को भी खतरा होगा और उन मुल्कों को ताकत मिलेगी जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ के अमन चैन ख़राब करने के लिए शुरू से हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कोशिश करी है। अब अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क पे तालिबानियों का कब्ज़ा होना, तो जो पाकिस्तान के शुरू से टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है तो उनको और सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों को बात कहना चाहता हूँ, उनसे मेरा भी सवाल है कि जो कहते हैं कि इस्लामिक कानून, अगर इस्लामिक कानून की बात हो तालिबान वहाँ आ चुका है तो वहाँ की आवाम अफ़गानिस्तान को छोड़ के क्यों भाग रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्वामी न्यूज़। नमस्कार।